जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवजीएस पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के बारे में। आपने इसके पहले दो वीडियो देखा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें सेल के और मेन पार्ट ऑफ सेल के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएनए और आरएनए होता क्या, बेसिकली इसका फंक्शन क्या है और किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या इसके काम है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्रोमैटिन क्या होता है, थायमीन क्या होता है, ग्यूरिन क्या होता है, पायरिडीन क्या होता है। तो कंप्लीट नॉलेज इसमें आपको दिया जाएगा डीएनए और आरएनए का। दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है और इनका फंक्शन क्या है, ये करते क्या है। दोस्तों, हम पहले स्टार्ट करते हैं डीएनए का एनालिसिस करते हैं, फिर आपको बताते हैं डीएनए क्या क्या वर्क करता है और क्या हमारे बॉडी में इसके इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहले स्टार्ट होता है कि डीएनए के बारे में अगर किसी ने बताया या अवलोकन किया या कब इसकी खोज की गई, तो पहली बार इसका जो डीएनए की अवलोकन किसी ने किया था या डीएनए आरएनए के बारे में किसी ने बताया था, किसी ने इस पे कोई अपना स्टेटमेंट दिया था, तो वो कार्लसबर्ग थे। तो पहला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि डीएनए और आरएनए के बारे में सबसे पहले अवलोकन किसने किया था। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर अवलोकन पूछता है तो ये ध्यान रखिएगा, कार्लसबर्ग साहब जो थे, इन्होंने डीएनए और आरएनए का सबसे पहले अवलोकन किया था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि डीएनए आरएनए के खोज किसने की या डीएनए आरएनए के बारे में किसने सब पूरा स्टेटमेंट दिया। तो इसका जो होता है डीएनए और आरएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने दोस्तों 1853 में किया था, जिसके लिए उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप यहां ध्यान रखिए कि अगर पूछता है कि डीएनए आरएनए का अवलोकन किसने किया था, तो आप ये ध्यान रखिएगा कार्लसबर्ग ने किया था। और पूछता है कि डीएनए और आरएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन और क्रिक ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1953 में। और पूछता है इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो नोबेल पुरस्कार 1962 में इसके लिए दिया गया। अब दोस्तों, जो हमारा डीएनए है वो कई चीजों से मिलकर बना होता है। तो हम बात करते हैं बेसिक से। आप पहला वीडियो देखिएगा सेल, दूसरा देखिएगा मेन पार्ट ऑफ सेल। तो उसमें आपको पता चलेगा सेल क्या होता है और सेल के जो मेन पार्ट है। तो आपके शरीर से अगर हम यहाँ से एक पार्ट निकालें, खींच के थोड़ा सा निकालें, तो उसमें आपको मिलेगा क्या, हमारा पहले सेल मिलेगा। सेल को अगर हम और खींच के निकालें और उसको खींचे, तो उसमें से मिलेगा आपको क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को और अगर हम खींचे तो उसमें से आपको मिलेगा डीएनए, और डीएनए को अगर और हम खींच दें, अगर और उसको हम खींचे तो उसमें से मिलेगा जीन। तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि डीएनए की इकाई क्या होती है, डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई दोस्तों जीन होती है। तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो होती है जीन, देखो दोस्तों यहाँ आपको मिल भी जाएगा। तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन होती है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम आपके आपके बॉडी से सेल को निकाले, सेल को और खींचे, तो क्रोमोजोम निकलेगा। और क्रोमोजोम दोस्तों पेयर में होता है। क्रोमोजोम 23 आपके बॉडी में पेयर के रूप में होता है। आपके बॉडी में 23 पेयर क्रोमोजोम होता है। तो आपके बॉडी से अगर हम क्रोमोजोम को और क्रोमोजोम को खींचेंगे तो उसमें से डीएनए मिलेगा। और डीएनए को और अगर हम खींच दें तो एक जलेबी, आप अगर खींचेंगे तो एक जलेबी नुमा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर क्रोमोजोम को खींचेंगे तो जलेबी नुमा स्ट्रक्चर बनेगा, वही हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए को अगर और खींच दें, डीएनए को और अगर हम खींचते हैं तो उसमें मिलता है जीन। तो जीन जो होता है वही होती है डीएनए की सबसे छोटी इकाई। तो क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा जीन होती है। उसके बाद एग्जाम में पूछता है कि जो ये इसके बीच की दूरी होती है, डीएनए के जो स्ट्रक्चर होता है हम खींचते हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसकी दूरी होती है, वो कितना होती है। तो जो डीएनए के बीच की एक टर्न की लंबाई होती है दोस्तों 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और पूछता है डीएनए के एक टर्न में न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पूछता है दोस्तों ये क्वेश्चन कि डीएनए के एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और पूछता है डीएनए के एक टर्न की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर टर्न्स की लंबाई पूछेगा तो 34 एंगस्ट्रॉम। और पूछता है डीएनए के एक टर्न की लंबाई कितनी होती है, एक डीएनए के एक टर्म की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। पूछता है डीएनए के एक टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। पूछता है प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पूछेगा डीएनए के एक टर्म की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम। और पूछता है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और उनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब दोस्तों अगली बात आती है
कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। तो इसको दो नाम से जाना जाता है, या डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कहिए या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहिए। तो जो डीएनए हमारा होता है दोस्तों, डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है, या इसी को कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इसी की खोज इन्होंने वाटसन और क्रिक ने किया था। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो आरएनए जो होता है दोस्तों वो सिंगल स्ट्रक्चर होता है। अब डबल हेलिक्स का मतलब क्या होगा, सिंगल हेलिक्स का मतलब क्या होगा, ये आप यहाँ एक इमेज देख पा रहे होंगे। ये हमारा होता है डीएनए। जब हम क्रोमोजोम को खींचते हैं दोस्तों, क्रोमोजोम को खींचते हैं तो क्रोमोजोम को खींचने के बाद ये ऐसी आकृति आपको मिलेगी। जब क्रोमोजोम को और हम खींच देंगे तो ये रस्सी नुमा, जो गांव में देखते होंगे रस्सी भर के जो बनाया जाता है, वो सेम इसी की आकृति का रस्सी नुमा दो धागे का लिपटा हुआ चीज रहेगा, वही हमारा होता है क्रोमोजोम। तो ये जो डीएनए का जो बाहरी भाग होता है दोस्तों, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जो ये जहां जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। तो ये है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें आरएनए की, तो दोस्तों आरएनए में ये एक स्ट्रक्चर नहीं रहता है, ये केवल एक ही स्ट्रक्चर रहता है। आरएनए में केवल एक स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों आरएनए को सिंगल स्ट्रक्चर। तो ये एक क्वेश्चन यहां से मिलता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर दोस्तों डबल हेलिक्स होता है। और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आरएनए का स्ट्रक्चर बेसिकली वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो यहां से बात हो गई स्ट्रक्चर की। अब पूछता है दोस्तों, आप बहुत देखे होंगे मूवियों में या कई बार बताया जाता है कि ये पूछते हैं ना कि ये हमारा लड़का नहीं है या ये किसी और का लड़का, तो कहते हैं ना डीएनए टेस्ट करा लो। तो डीएनए क्या बता रहा है, डीएनए आपके बॉडी में जेनेटिक्स के बारे में बताता है, अनुवांशिकता के गुण के बारे में बताता है कि अगर ये किसी का लड़का है या हम किसी के लड़के हैं, तो हमारे बॉडी से डीएनए बता सकता है मैं किसका लड़का हूं, मेरे पिताजी के बारे में वो बता सकता है। तो डीएनए बताता है जेनेटिक्स। और डीएनए का एक और काम है दोस्तों कि डीएनए इंफॉर्मेशन भी देता है हमारे शरीर में कि आपकी बॉडी में किस तरह की होनी चाहिए शेप। जैसे हमारे बॉडी में आंख दो होना चाहिए, ये डीएनए ही बताता है। अभी जब आरएनए और डीएनए में डिफरेंस बताएंगे तो उसमें बताएंगे आरएनए क्या करता है और डीएनए क्या करता है। तो ये दोस्तों बेसिकली होता है डीएनए हमारा, जिसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि डीएनए का ये काम है। अब हम बात करते हैं डीएनए का टाइप्स क्या होता है दोस्तों, डीएनए को कितने प्रकार में बांटा गया। तो डीएनए को दोस्तों दो टाइप में बांटा जाता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड और एक कहते हैं फास्फेट। और इसी को दोस्तों पूछता है डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए की जो संरचना होती है, उसी को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज के आगे जैसे पॉलीटेक्निक मतलब टेक्निक का एक बड़ा रूप, तो अगर पॉली किसी शब्द के आगे लगता है तो सब बिग मतलब बड़े चीज के बारे में बता रहा है। तो डीएनए की श्रृंखला को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये पूछता है डीएनए की श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो डीएनए की जो श्रृंखला होती है उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है डीएनए की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं कितने प्रकार को इसके कैसे डिवाइड किया गया। तो डीएनए को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है, एक फास्फेट होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है, पूछता है डीएनए में कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ लड़के कंफ्यूज हो जाके इसको मान देते हैं नाइट्रोजन। दोस्तों ये नाइट्रोजन तत्व नहीं है, नाइट्रोजन बेस है, ये क्षार की बात कर रहा है, जो हमारा अम्ल क्षार वाला वो इस क्षार की बात कर रहा है, नाइट्रोजन बेस की। तो एग्जाम में अगर पूछता है दोस्तों कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा आपका आंसर होना चाहिए फास्फेट। तो डीएनए में दोस्तों फास्फेट मौजूद होता है। अब इसको बाद हम बात करते हैं डीएनए और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब शुगर की बात यहाँ कर लें दोस्तों, अगर शुगर की हम बात करते हैं, शुगर अगर डीएनए में है तो कैसा होगा और आरएनए में तो कैसा होगा। अगर डीएनए में है दोस्तों तो डाईऑक्सीराइबोज शुगर होगा, और आरएनए में है दोस्तों तो राइबोज शुगर होता है। एग्जाम में पूछता है दोस्तों डीएनए में कैसा शुगर पाया जाता है, तो डीएनए में डाईऑक्सी न्यूक्लिक राइबोज शुगर पाया जाता है, आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। तो इसके नाम से ही दोस्तों आपको पता चलता है। जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अब हम बात करते हैं शुगर की और नाइट्रोजन बेस की। तो शुगर दो चीजों से मिलकर बना होता है, राइबोज और डाईऑक्सीराइबोज की। तो डाईऑक्सीराइबोज और राइबोज की। अब जो हमारा आता है मेन क्वेश्चन जो बनने लगता है दोस्तों, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन से बात करें तो नाइट्रोजन बेस से बनता है। नाइट्रोजन बेस में एक आता है प्यूरिन, एक आता है पायरिडमीन। प्यूरिन देखिए दोस्तों हमारा छोटा वर्ड है और पायरिडमीन बड़ा वर्ड है।
तो प्यूरिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एडेनिन और ग्वानिन से, और पायरिडमीन जो मिलकर बना होता है साइटोसिन और थायमिन से। अब दोस्तों पूछता है एग्जाम में कि एडेनिन किससे जुड़ा होता है, ग्वानिन से, साइटोसिन से, थायमिन से। एडेनिन किससे जुड़ा होता है, या ग्वानिन किससे जुड़ा होता है, या साइटोसिन किससे जुड़ा होता है, या थायमिन किससे जुड़ा होता है। अब ये जुड़ने का मतलब क्या है दोस्तों, इसका रोल क्या है, ये एग्जाम में क्यों पूछा जाता है कि एडेनिन किससे जुड़ा होता है, और एक क्वेश्चन पूछता है एडेनिन किससे जुड़ा होता है और एडेनिन जिससे जुड़ता है उसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो जो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, तो एजीटीसी याद करिए, एजीटीसी। इसको हम दोस्तों अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे एजी, ये एजी हो गया ना, ये हमारा सी हो गया, ये दोस्तों क्या हो गया, हमारा टी हो गया। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो एजी सीटी लिख सकते हैं ना, या एजीटीसी लिख सकते हैं ना दोस्तों। एडेनिन को ए से लिख रहे हैं, ग्वानिन को जी से, और साइटोसिन को सी से, और थायमिन को टी से। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो एजीटीसी लिख सकते हैं। तो जो हमारा एडेनिन होता है वो जुड़ा होता है थायमिन से दोस्तों, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है। ये दोस्तों हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, एडेनिन जो जुड़ा होता है थायमिन से, और ग्वानिन जो जुड़ा होता है साइटोसिन से। अब ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, पूछता है एग्जाम में एडेनिन किससे जुड़ा होता है, एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है। ग्वानिन किससे जुड़ा होता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। अब बात करता है कि एडेनिन अगर थायमिन से जुड़ा तो उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं दोस्तों, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोस्तों यहां अगर हम बात करें तो अगर पहले जुड़ रहा है तो पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो ए पहले आ रहा है तो ए टी के साथ जुड़ रहा है तो 2। तो एटी अगर एडेनिन थायमिन से जुड़ रहा है तो दोस्तों उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ रहा है तो उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एग्जाम में पूछता है कि ग्वानिन साइटोसिन के द्वारा अगर जुड़ता है तो उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये आपका यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। और अब इसको हम बताते हैं कैसे ये जुड़ा होता है दोस्तों। ये कहां का पार्ट है, ये डीएनए का अंदर का पार्ट है। तो डीएनए में अगर हम बात करें तो ये जुड़ा कैसे होता है, एटीजीसी, एटीजीसी, एटीजीसी। तो एटीजीसी का मतलब क्या है दोस्तों, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया एटी, एडेनिन, थायमिन, ये होगा ग्वानिन, और ये हो गया आपका साइटोसिन। ऐसे ही साइकिल चलती रहती है दोस्तों, एटीजीसी मतलब एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो दोस्तों यही चीज वो बात कर रहा है कि कहां ये स्ट्रक्चर अगर है डीएनए के अंदर तो डीएनए में किस प्रकार ये जुड़े होते हैं। तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यही साइकिल चलता रहता है। तो ये हो गया डीएनए के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों आरएनए, अगर हमारे पास डीएनए है तो हम आरएनए बना लेंगे, और आरएनए है तो हम डीएनए बना लेंगे। बस चेंज क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा थायमिन है दोस्तों, ये जो थायमिन है इसी के जगह पे यूरेसिल कर देना है। अगर हम इसकी जगह पे यूरेसिल कर देंगे दोस्तों कि हमारा आरएनए हो जाएगा। मतलब क्या करना है, जो यूरेसिल है जो हमारा एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ रहा है तो इसी की जगह पे हम यूरेसिल कर दें दोस्तों। इसके जगह पे अगर हम यूरेसिल कर दें तो हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब एडेनिन यूरेसिल से जुड़ जाएगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ जाएगा, एडेनिन यूरेसिल से जुड़ जाएगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ जाएगा। तो ये दोस्तों हो गया बेसिकली इसका स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं आरएनए के बारे में बात करते हैं, जो आरएनए क्या कहता है। डीएनए के बारे में हमने बताया, डीएनए के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं आरएनए का। तो आरएनए का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है सब लोग जानते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। पूछता है इसकी दोस्तों संरचना कैसी होती है। हमने बताया कि जो हमारा डीएनए होता है उसका डबल स्टैंडर्ड होता है या डबल हेलिक्स कहते हैं, और जो हमारा आरएनए होता है दोस्तों ये हमारा सिंगल स्ट्रक्चर होता है या सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आरएनए की अगर संरचना पूछ रहा है या स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है तो सिंगल स्टैंडर्ड या सिंगल स्ट्रक्चर होता है। अब पूछता है दोस्तों इसमें कैसा शुगर होता है, तो मैंने यही बताया दोस्तों कि इसमें राइबोज शुगर होता है और उसमें डायऑक्सी राइबोज शुगर होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। अब ये क्या करता क्या दोस्तों, आरएनए क्या करता है, डीएनए का तो हमने बताया कि आपकी बॉडी में जितने भी जेनेटिक्स वर्क होते हैं डीएनए का कार्य वही करता है। वर्क के बारे में अगर हम बात करें, अनुवांशिक क्रिया का संचालन हमारा डीएनए करता है। अब आरएनए क्या करता है दोस्तों, आरएनए हमारे बॉडी में हमारे शरीर में क्या करता है, आरएनए दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप की, कि ये आरएनए को जैसे हमने डीएनए को डिवाइड किया, अब बात करते हैं आरएनए को कितने भाग में बांटा गया। तो दोस्तों जो हमारा आरएनए होता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। एम आरएनए का मतलब यहाँ क्या है, टी आरएनए का मतलब क्या है और आरएनए का मतलब क्या है। दोस्तों जो हमारा प्रोटीन बनता है ये हमारे बॉडी में
20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। जो एक प्रोटीन बनता है, तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो 20, ये ध्यान रखिएगा, 20 एमिनो एसिड दोस्तों, 20 एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन। तो दोस्तों जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है वो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब 20 एमिनो एसिड में दोस्तों 10 जो हमारे शरीर में 10 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, और 10 एमिनो एसिड जो हम भोजन करते हैं दोस्तों, फल फ्रूट लेते हैं, जो भी हम खाते हैं उसके द्वारा हम 10 एमिनो एसिड लेते हैं, तब जाके हमारे शरीर में एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो हमारा ये दोस्तों mRNA है, जो हमारा mRNA है, इसको हम कहते हैं दोस्तों मैसेंजर RNA। जो हमारा tRNA है इसको ट्रांसफर RNA कहते हैं। तो जो हमारा mRNA यही हमारे शरीर में मैसेज का काम करता है। जैसे 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में तो मौजूद है दोस्तों, 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में है, 10 को हमको सेलेक्ट करना है, लेकिन 10 को ऐसे को नहीं सेलेक्ट करना ना जो हमारे शरीर में आवश्यक ना हो। तो ये क्या करता है दोस्तों, mRNA ये सूचना देता है कि ये हमारे शरीर में जो प्रोटीन, जो अमीनो एसिड एंट्री कर रहे हैं उसमें ये अमीनो एसिड अच्छा है, तो ये क्या करके उसको पकड़ के रखेगा। और हमारे शरीर में प्रोटीन कौन बनाता है, वो तो हमारे शरीर में राइबोसोम बनाता है। अब ये क्या करता है, इसको पकड़ के रखता है। mRNA इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड को हमको लेना है, तो ये एक को कलेक्ट करता है। लेकिन अगर ये इसको ले जाएगा राइबोसोम के पास पहुंचाने में, तो ये तो फिर वहां पे टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा, फिर वहां से निकल जाएंगे। तो ये क्या कहता है दोस्तों, ये सूचना देता है कि हमारे शरीर में एमिनो एसिड तो हमने सेलेक्ट कर लिया और हम इसको दे रहे हैं। जो हमारे शरीर में 10 आवश्यक अभी बचे हुए हैं, 10 को हमको लेना है जो भोजन से, ये उसको सेलेक्ट करता है और क्या करता है, tRNA को देता है। tRNA क्या करता है दोस्तों, ट्रांसफर का कार्य करता है। इसको ट्रांसफर RNA कहते हैं। ट्रांसफर RNA होता है जो हमारा एमिनो एसिड का परिवहन करता है। दोस्तों देखो यहाँ लिखा भी गया है कि एमिनो एसिड का परिवहन, तो mRNA उसको सेलेक्ट करके रखता है जो 10 एमिनो एसिड है, और ये क्या करता है, उसका परिवहन करता है। कहां ले जाता है, राइबोसोम तक ले जाता है, और राइबोसोम क्या करता है, इसको प्रोटीन बनाता है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछता है mRNA का कार्य क्या है। तो mRNA का दोस्तों सूचना करना है, सूचना लेना है और सेलेक्ट करना है, जिसको हम मैसेंजर कहते हैं। मैसेंजर का काम होता है कि सूचना को आदान प्रदान करना। ये लिखा है डीएनए को सूचना देना और प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक भेजने का कार्य। तो भेजने का कार्य ये सूचना देगा, और ट्रांसफर क्या करेगा, ये हमारा tRNA। तो mRNA का काम है किसी चीज को बताना और उसको इकट्ठा करना। ये 10 एमिनो एसिड को सेलेक्ट करता और उसको स्टोर करता, और उसके बाद tRNA उसको ट्रांसफर करता, और RNA जो होता है यही हमारा क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये आपको हो गया दोस्तों क्या, कि mRNA मैसेंजर का काम करता है, tRNA दोस्तों ट्रांसफर का काम करता है, और RNA जो होता है दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया डीएनए और आरएनए के बारे में। अब दोस्तों पूछता है कि अगर जैसे हमने यहाँ बात किया है कि दोस्तों कि अगर यूरेसिल की जगह पे थायमिन कर दे तो डीएनए बन जाएगा, डीएनए की जगह पे यूरेसिल कर दे तो आरएनए बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर होता है। तो पूछता है दोस्तों कि जो ये जहां पे ये मिलते हैं इसको क्या कहा जाता है। तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं दोस्तों इसको क्रोमेटिन कहा जाता है, और इसके बाहर का स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अब दोस्तों अगर हमारे पास डीएनए है तो हम आरएनए बना सकते हैं, अगर आरएनए है तो डीएनए बना सकते हैं। तो पूछता है कि डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए बना लेने की प्रक्रिया को रिप्लिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम बताते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं किस तरह से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपको कि डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा और आरएनए से डीएनए कैसे बनता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डीएनए की, कि डीएनए से डीएनए अगर बन रहा है, अगर ये डीएनए है दोस्तों, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है मतलब क्या है। अगर हम बात करते हैं डीएनए से डीएनए का ही निर्माण हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस को अगर हम बात करें तो रिप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बना दोस्तों रिप्लिकेशन कहलाता है। ये आपको यहाँ नोट डाउन भी मिलेगा, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना रिप्लिकेशन कहलाता है। अब कहता है डीएनए से आरएनए बनना। अगर डीएनए से दोस्तों आरएनए बन रहा है मतलब क्या हो गया, डीएनए से आरएनए बन रहा है
डीएनए से आरएनए, तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों। डीएनए से आरएनए को बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का निर्माण, ये एग्जाम में पूछता है दोस्तों। पूछता है दोस्तों डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए का निर्माण दोस्तों रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये यहां से आपको 3 क्वेश्चन मिला। पूछता है डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब कहता है दोस्तों आरएनए से प्रोटीन का बनना, अगर आरएनए से हमारा प्रोटीन बन रहा है दोस्तों, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? आरएनए से प्रोटीन का बनना दोस्तों ट्रांसलेशन कहलाता है। तो आरएनए से अगर प्रोटीन का बनना पूछ ले तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपको पता चला, डीएनए के बारे में हमने बताया, उसके बाद आरएनए के बारे में बताया, फिर दोनों को डिफरेंस बताया, दोनों को वर्गीकरण बताया। अब एग्जाम में पूछता है डीएनए का डीएनए के रूप में परिवर्तन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो डीएनए से डीएनए बन रहा है तो रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन रहा है दोस्तों तो ट्रांसक्रिप्शन, और किसी चीज को अगर रिवर्स हम बनाते हैं, किसी चीज को दोबारा करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स। तो अगर डीएनए से आरएनए बनना है तो ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन को बनना तो ट्रांसलेशन। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को समराइज करते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन कहां कहां से बनता है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि डीएनए आरएनए का अवलोकन किसने किया? तो कार्लसनबर्ग ने किया। पहला क्वेश्चन आपको मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलता है कि डीएनए और आरएनए का खोज किसने किया, या डीएनए के आरएनए के बारे में पूर्ण रूप से किसने बताया? तो वाटसन और क्रिक ने बताया। और क्वेश्चन पूछता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने की। और नोबेल पुरस्कार किस इसके लिए दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार इनको इसी डीएनए और आरएनए की खोज के लिए वाटसन और क्रिक को दिया गया था। कब? 1962 में। और डीएनए आरएनए के बारे में कब इन्होंने बताया? 1935 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि अब ये तो हो गया, अब पूछते हैं कि डीएनए का जो इकाई होता है वो क्या होता है? तो डीएनए का इकाई जीन होता है। जो हमने बताया क्रोमोसोम को खींचेंगे तो एक जिलेबी नुमा आकृति प्राप्त होगी, वो डीएनए होगा। डीएनए को और खींच देंगे तो जीन हमारा हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि जो हमारे डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमने क्लासिफिकेशन में डीएनए बताया दोस्तों कि आप फास्फेट मारिए, गलती से भी नाइट्रोजन मत मारिए, क्योंकि वो नाइट्रोजन बेस की बात कर रहा है, अम्ल और क्षार की बात वाला नाइट्रोजन बेस है, ना कि वो तत्व के बारे में। तो तत्व अगर पूछता है, एलिमेंट के बारे में पूछता है दोस्तों, तो आपके डीएनए में फास्फेट पाया जाता है। अब उसके बाद आता है एडेनिन, ग्यूनिन, थायमिन, साइटोसिन से। एडेनिन किससे जुड़ा होता है दोस्तों? ये पूछता है, मैंने बताया एटीजीसी। एडेनिन जुड़ा होता है हमारा ग्वानिन से, और एटीजीसी हमने बताया एडेनिन थायमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब पूछता है एडेनिन और थायमिन अगर जुड़े होते हैं तो इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? तो ए पहले आता है तो इसमें 2, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है तो इसमें 3। अब पूछता है ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो ये पॉइंट जिसमें मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको क्रोमैटिन कहते हैं। इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और अन्य के बारे में हमने बताया दोस्तों, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें राइबोस शुगर होता है, उसमें डीएनए डाइऑक्सी राइबोस शुगर पाया जाता है। और इसमें तीनों आरएनए जो आरएनए के प्रकार होते हैं उसमें बताया एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये किस प्रकार काम करते हैं। और ये चीज एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण होता है? तो हमारे शरीर में 20 जो एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में होते हैं और 10 एमिनो एसिड हम अपने भोजन के द्वारा लेते हैं। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूं आपको डीएनए आरएनए के बारे में कंप्लीट समझ में आया होगा और ये आप चीज जान पाएंगे। और यही दोस्तों जो हमारा आरएनए होता है, जो एमआरएनए होता है, यही डिसाइड करता है दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में डीएनए आरएनए के द्वारा ही जेनेटिक्स के बारे में पता चलता है। तो यही डिसाइड करता है, जैसे कोई बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, देखते हैं कभी कभी किसी इंसान के हाथ में 6 उंगली हो जाती है, किसी का कान जो होता है टेढ़ा हो जाता है, या एक कान रहता है, या नाक थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, या देखते हैं कभी कभी मुंह का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या देखते हैं कभी कभी कहते हैं अद्भुत हो गया, 2 आंख की जगह पे 3 आंख हो जाता। तो यही दोस्तों जो आरएनए और डीएनए में थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है, ये सूचना देने में थोड़ा इनको डिले हो जाता है, सूचना में कोई वो
डिफॉल्ट आ जाता है, जिसके कारण वो सही से सूचना नहीं दे पाते। जब सही से सूचना नहीं मिलती है दोस्तों तब ऐसा होता है। नहीं तो आपके शरीर की जो बनावट है, आपके हाथ में 2 आंख हो, आपके शरीर में 2 आंख होना चाहिए, 2 हाथ होना चाहिए, फेस ये मुंह यहाँ होना चाहिए, आंख यहाँ पे होनी चाहिए, ये हमारा डीएनए आरएनए ही बताता है। अगर ऐसी सूचना नहीं मिल पाती है, कुछ कोई डिफेक्ट होता है, तभी हमारे शरीर में देखते हैं किसी इंसान के हाथ में 6 उंगली हो जाती है। तो ये हमारा डीएनए और आरएनए के बारे में बताता है। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो दोस्तों ज्यादा लाइक करें, हो सके जितना ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।